कोविड वैक्सीन लगने के बाद ही जो अचानक मौतों की खबरें आई, इसने हम सबको थोड़ा चौंका दिया था। और एक सवाल जो मुझे लगता है सबके मन में आया होगा कि क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। खासकर जो युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े, उससे लेकर तो काफी चिंता थी। सही बात है। तो आज हमारे पास ना कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स हैं। आईसीएमआर की, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इनकी स्टडीज हैं। और साथ में कुछ वैक्सीन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स पर भी थोड़ी जानकारी है। अच्छा, तो आइए जरा देखते हैं, इनको खंगालते हैं कि इन दस्तावेजों में आखिर है क्या। मतलब सीधा सवाल यही है, क्या वैक्सीन से वाकई दिल के दौरे या अचानक मौत का खतरा बढ़ा? बिल्कुल। और ये सवाल बहुत ही वाजिब है। अगर हम आईसीएमआर और एनसीडीसी की जो बड़ी स्टडीज हैं उनको देखें, खास तौर पे ये 18 से 56 साल के आयु वर्ग पर की गई थी। हाँ। तो उनमें वैक्सीन, मतलब चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, और ये जो अचानक मृत्यु की बात है, इसके बीच कोई सीधा रिश्ता साबित नहीं हो पाया है। अच्छा, सीधा रिश्ता नहीं मिला? नहीं। उनका जो मुख्य निष्कर्ष है वो यही है कि इन वैक्सीन से कोई गंभीर खतरा नहीं है और ये ज्यादातर सुरक्षित हैं। गंभीर दुष्प्रभाव वो कहते हैं दुर्लभ हैं। लेकिन अगर सीधा रिश्ता नहीं मिला तो फिर ये जो इतनी बातें हो रही थी, मतलब इतनी चिंताएं थी, उनका क्या आधार था? क्या इन स्टडीज ने मौत के दूसरे कारणों पर भी गौर किया? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। और इन अध्ययनों ने साफ तौर पर दूसरे फैक्टर्स को भी देखा है। मतलब सिर्फ वैक्सीन पे ही फोकस नहीं था। जैसे लोगों की जेनेटिक बनावट कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल, मतलब खान-पान कैसा है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, और क्या उन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या थी, कोई पुरानी बीमारी। आईसीएमआर का जो राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान है, एनआईई, उसने तो 47 अस्पतालों से डेटा लिया था। अच्छा, 47 अस्पताल? हाँ। उन्होंने अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच जो स्वस्थ लोग अचानक मर गए थे, उनके डेटा का विश्लेषण किया और उनकी तुलना वैक्सीन लेने वालों से की। नतीजा वही रहा कि वैक्सीन सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं पाई गई। अच्छा, तो मतलब दूसरे फैक्टर ज्यादा बड़े कारण हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स। और युवा लोगों पर कोई खास रिसर्च हुई, क्योंकि चिंता तो युवाओं को लेकर ज्यादा थी? जी बिल्कुल। एम्स और आईसीएमआर मिलकर एक और स्टडी कर रहे हैं, और वो खासकर युवाओं में अचानक मौत के कारणों को समझने पर ही फोकस्ड है। अच्छा, ये भी चल रही है? हाँ, ये अभी जारी है। लेकिन जो शुरुआती नतीजे आए हैं उनमें ये तो दिखा है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, वो मौत का मुख्य कारण है। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में अचानक मौत के पैटर्न में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। मतलब ऐसा नहीं कि वैक्सीन आने के बाद पैटर्न एकदम बदल गया है। अच्छा। और यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जीन्स में कुछ गड़बड़ियां, उसको एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। पर जैसा मैंने कहा, ये स्टडी अभी चल रही है, तो पूरी तस्वीर शायद बाद में और साफ होगी। ये जेनेटिक वाला एंगल तो वाकई सोचने लायक है। खैर, एक तरफ तो ये बड़ी स्टडीज हैं जो कह रही हैं कि वैक्सीन से सीधा खतरा नहीं है, बाकी चीजें देखो। लेकिन फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई जिनसे चिंता बढ़ी, जैसे वो एस्ट्राजेनेका वाली बात। हाँ, वो जरूर ध्यान देने लायक है। एस्ट्राजेनेका, जिनकी टेक्नोलॉजी पर भारत में कोविशील्ड बनी है। हाँ, कोविशील्ड। उन्होंने अप्रैल 2024 में ये खुद माना कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में, मतलब एक्सट्रीमली रेयर केस में, उनकी वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट्स? खास तौर पर TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स का लेवल गिर जाता है। ये मामले बहुत कम हैं, मतलब लाखों करोड़ों डोज में कुछ गिने चुने, लेकिन कंपनी का इसे स्वीकार करना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है, पारदर्शिता के लिहाज से भी। और कोवैक्सीन को लेकर भी तो शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की एक स्टडी आई थी, मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल। द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट थी जो स्प्रिंगलिंग जर्नल के शोध पर आधारित थी। उसमें BHU की स्टडी का जिक्र था। उसमें क्या था? उसमें यह था कि कोवैक्सीन लेने वाले कुछ प्रतिभागियों में, मतलब जिन्होंने स्टडी में हिस्सा लिया, उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए, जैसे सांस लेने में दिक्कत वाले इन्फेक्शन, कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग, स्किन प्रॉब्लम। अच्छा। और कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में स्ट्रोक, सिर्फ 0.31% में, और गुइलियन बैरे सिंड्रोम, वो भी 0.31%। ये तो काफी गंभीर हैं, भले ही दुर्लभ हों। हाँ बिल्कुल। और स्टडी में ये भी पाया गया कि किशोरों में, खासकर लड़कियों में, करीब 4.6% में पीरियड से जुड़ी कुछ अनियमितताएं देखी गईं, और जिन्हें पहले से कोई एलर्जी थी उनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा था।
आंखों की समस्या है 2.7% और थायराइड की दिक्कतें 0.6% भी रिपोर्ट की गई। तो मतलब तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लग रही है। एक तरफ तो बड़े सरकारी अध्ययन है जो कहते हैं कि भाई वैक्सीन और मौतों में सीधा लिंक नहीं है, दूसरे कारण देखो, लाइफस्टाइल देखो, जेनेटिक्स देखो। हाँ। और दूसरी तरफ ये स्टडीज हैं और कंपनियों की अपनी स्वीकारोक्ति है कि हाँ, दुर्लभ ही सही पर गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। सही कहा आपने। और यहीं से वो बड़ी तस्वीर उभरती है। देखिए, एक तरफ जहाँ बड़े पैमाने पर वैक्सीन सुरक्षित पाए गए, ज्यादातर लोगों को कोई गंभीर दिक्कत नहीं हुई। हाँ, करोड़ों लोगों ने लगवाई। बिल्कुल। वहीं ये जो दुर्लभ मामले हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि सुरक्षित का मतलब हमेशा जीरो साइड इफेक्ट नहीं होता, खासकर जब आप इतने बड़े स्केल पे मतलब करोड़ों लोगों को कोई दवा या वैक्सीन देते हैं। ये दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए भले ही उनकी संख्या बहुत कम हो, अनुभव काफी अलग और गंभीर रहा है। तो इन सब जानकारियों को अगर हम समेटें तो क्या समझ आता है, मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इस पूरी चर्चा से? देखिए, निष्कर्ष यही है कि विज्ञान में ना चीजें अक्सर सीधी सपाट नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जो भारतीय अध्ययन है उन्होंने व्यापक स्तर पर वैक्सीन को अचानक मौतों से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा। हाँ। और उन्होंने दूसरे स्वास्थ्य कारणों पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि विशिष्ट वैक्सीन से जुड़े, जैसे कोविशील्ड से टीटीएस और कोवैक्सीन से वो बीएचयू स्टडी वाले नतीजे, दुर्लभ मगर गंभीर साइड इफेक्ट सामने आए हैं और उन्हें स्वीकार भी किया गया है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है, मतलब आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब हम इतने बड़े पैमाने पर कोई मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, जैसे ये टीकाकरण अभियान था, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शायद। बिल्कुल, तो उसके बाद ऐसे जो दुर्लभ साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकते हैं, उनका हम पता कैसे लगाते हैं, उन्हें हम मैनेज कैसे करते हैं? सही बात है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में किसी चीज का कारण पता करना, वो कॉज एंड इफेक्ट स्थापित करना, ये कितना मुश्किल हो सकता है, और लगातार निगरानी मतलब मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है, ये सब बातें यहाँ बहुत अहम हो जाती हैं। ये जो पूरा अनुभव रहा है, ये भविष्य के लिए क्या सबक देता है, इस पर मुझे लगता है लगातार विचार करने की जरूरत है।